Hello and welcome to chapter number 2, Diversity and Discrimination. India is a country of diversity. जितने भी 8 मेजर रिलीजन्स है पूरे दुनिया में, सभी के सभी इंडिया में प्रैक्टिस होते हैं। इंडिया में करीबन 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं और यहाँ के लोगों के अलग अलग कल्चरल बिलीव्स हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इंडिया में डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, मगर एक्चुअली में ये होता नहीं है। इंडिया ही क्यों, इंडिया के साथ साथ पूरे दुनिया के लोगों की एक कॉमन प्रैक्टिस होती है एंड दैट इज प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। लोग बहुत ही आसानी से दूसरे लोगों के बारे में एक धारणा बना लेते हैं जिनको वो तोड़ना नहीं चाहते और लोगों को इस धारणा की वजह से नीचा देखना शुरू कर देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना होता है ऑल ओवर वर्ल्ड कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता है अपनी ज़िंदगी में। ये बहुत ही बड़ा प्रेजुडिस है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं है जो कल्चरली रिच है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के अलावा पढ़ाई लिखाई किसी दूसरे लैंग्वेज में नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया के लोग इंग्लिश बोलते हैं। फिर भी ये प्रेजुडिस एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रेजुडिस है। ठीक उसी तरह से बहुत लोगों का बिलीव होता है कि गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, या फिर गांव के जो लोग होते हैं वो अपना सारा दिन खेती बाड़ी में निकाल देते हैं। ये लोग तरह तरह के बहाने खोजते हैं शहरों तक आने के लिए। ये सभी के सभी बहुत बड़े प्रेजुडिस हैं। टेक्नोलॉजी का गांव के साथ कोई लिंक नहीं है। ऐसे बहुत सारे गांव आपको इंडिया में, इंडिया के बाहर भी मिल जाएंगे जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे रिनाउंड पीपल इन गांव से आते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि इन गांव में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता। साथ में गांव के हर एक इंसान तो फार्मर नहीं होते। गांव में अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रोफेशन होता है और एक इंसान कभी भी अपने होम टाउन या होम विलेज या होम सिटी को उतनी आसानी से नहीं छोड़ता। इंसान को जब तक मजबूरी नहीं होती तब तक वो अपनी जगह से बाहर नहीं जाता। तो ये कहना भी गलत है कि विलेजर्स बहाना खोजते हैं शहरों में जाने के लिए। ठीक उसी तरह से अर्बन जो लोग होते हैं उनके बारे में भी बहुत सारा प्रेजुडिस है कि इनकी जो लाइफ है बहुत आसान है, ये बहुत बिगड़े हुए होते हैं, बहुत लेजी होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शहरों की लाइफ काफ़ी टफ होती है, काफ़ी कम्पिटिटिव होती है, तो यहाँ पे लेजीनेस का तो सवाल ही नहीं उठता। साथ में लोग ये भी सोचते हैं कि शहरों में जो फैमिलीज होती हैं वहाँ के फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं बिताते। ये भी एक गलत सोच है। ये इंसान टू इंसान वैरी करता है। शहरों का रहन सहन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा देना पड़ता है रेंट के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये भी एक गलत सोच है। ऐसे बहुत सारे शहर आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको चीप रेंट और चीप ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हैं प्रेजुडिस। प्रेजुडिस अगर होता है तो लोग बिना किसी कारण के ही, बिना किसी बेसिस के ही अपने दिमाग में बनाए हुए भ्रम के वजह से दूसरों के साथ फ्रेंडशिप तक नहीं करते। कभी कभार ऐसा करते हुए लोगों को हर्ट भी कर देते हैं। अब प्रेजुडिस जैसा ही और एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक इमेज दिमाग में फिक्स कर लेना। से फॉर एग्जांपल, एक बहुत कॉमन स्टीरियोटाइप हम अपने आसपास देखते हैं एंड दैट इज जेंडर डिफरेंस। एक मेजर पोर्शन ऑफ द सोसाइटी, यहाँ पे सोसाइटी का मतलब सिर्फ इंडियन सोसाइटी नहीं है, पूरे दुनिया की सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि लड़कियां जो हैं उनको वेल बिहेव होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, साथ में इनको डांसिंग एंड पेंटिंग जैसे चीज़ों में बहुत अच्छा होना चाहिए, कुकिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए और ये काफ़ी इमोशनल होनी चाहिए। जबकि लड़के नॉटी हो सकते हैं, वो तरह तरह की शैतानियाँ कर सकते हैं, वो गेम्स में, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं और लड़के जो है ये रोते नहीं हैं। ये बेसिकली एक स्टीरियोटाइप है। किसी भी इंसान का कैरेक्टर और किसी भी इंसान का नेचर जो है वो पूरी तरह से डेवलप होता है उसके आसपास के माहौल से। तो इसलिए ये बोल देना कि लड़के ऐसे ही होते हैं और लड़कियां ऐसी ही होती हैं, या फिर लड़के ऐसे होने चाहिए और लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, ये कंप्लीटली गलत सोच है। ये सोसाइटी के बनाए हुए कुछ मनगढ़ंत नियम हैं जिन नियमों के वजह से काफ़ी परेशानी होती है बाद में लोगों को। टेक एन एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन कहावत है कि लड़के रोते नहीं हैं।
अब एक छोटा सा बच्चा जब गिर जाए, उसको चोट लग जाए, तो ऑब्वियसली वो तो रोएगा ही। तो उस समय वो तो अपना रोना इसलिए नहीं रोक सकता कि वो लड़का है, मगर घर वाले उसको बोलते हैं कि तुम लड़के हो तो लड़के रोते नहीं है, लड़कों को दर्द सहने की आदत होनी चाहिए। दिस इज अ रॉन्ग थॉट। तो इन चीजों से होता क्या है कि बचपन से अगर अपने घर में इन चीजों को हम दोहराते रहें तो लड़कों और लड़कियों में एक माइंडसेट तैयार हो जाता है, जिस माइंडसेट को फ्यूचर में जाके ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टीरियोटाइप्स एक माइंडसेट बैरियर बन जाती हैं। अगर स्टीरियोटाइप्स हम में घर कर जाए तो हम सामने वाले इंसान को अपने स्टीरियोटाइप के बेस पर ही पहचानेंगे। उसकी खुद की क्वालिटी, उसके खुद के एबिलिटीज हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे। एक और बड़ा स्टीरियोटाइप है रिगार्डिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें फिजिकल डिफॉर्मिटी होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें मेंटल डिफॉर्मिटी होती है। अब देखिए, किसी भी बच्चे को अगर राइट फ्रॉम बर्थ या आफ्टर बर्थ कोई भी मेंटल या फिजिकल डिफॉर्मिटी हो जाती है तो इसमें उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है। इस तरह के बच्चों में भी काफी सारे स्किल्स होते हैं। हमें चाहिए उस स्किल को पहचानना और उस स्किल के बेसिस पर उस बच्चे को प्रोत्साहन देना, ताकि वो बच्चा आगे चल के कुछ बन पाए। अगर हमें ये लगता है कि ये बच्चा जो है, इसको स्पेशल नीड है, इसको हर समय स्पेशल केयर चाहिए, तो हर समय इस बच्चे को हम संभाल के रखेंगे, उसको हर समय हम ये एहसास दिलाएंगे कि वो हमसे इंफीरियर है, जबकि ऐसा है नहीं। आपको इंडिया में ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह के मिल जाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल हमारे एक पोएट हुए थे जिनका नाम था सूरदास। उनको दिखता नहीं था, मगर उन्होंने बहुत सारे भक्ति भजन लिखे हैं जो आज तक हम गाते हैं। तो अगर हम स्टीरियोटाइप्स में फंसे रहे तो हम सामने वाले को हमेशा अपने धारणा का शिकार बनाएंगे और हमेशा उसको अपने से इंफीरियर ही महसूस करवाएंगे, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। साथ ही अगर हम बात करें और दो टर्म्स की, उनमें से एक टर्म है इनइक्वालिटी और दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी का मतलब है लोगों का इक्वल न होना। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि दो बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों बच्चों का इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग अलग होता है। अगर हम इनइक्वालिटी को बढ़ने देंगे तो इन दोनों बच्चों में कभी भी दोस्ती ही नहीं होगी और बाद में यही चीज एक दरार बन जाती है इन दोनों बच्चों के बीच में। तो अल्टीमेटली इनइक्वालिटी से हुआ क्या? इनइक्वालिटी अगर हम बढ़ने देते हैं तो इससे लोगों के बीच में डिफरेंसेस, डिस्टेंसेस पैदा हो जाती हैं। साथ में और एक टर्म है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, जेंडर हो, इकोनॉमिक स्टेटस हो, इसके बेसिस पे लोगों से भेदभाव करना। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के शिकार बहुत सारे लोग हुए थे, जिनमें से एक नाम मैं आपको बताता हूं, दैट इज B.R. अम्बेडकर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, B.R. अम्बेडकर ने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड किया था। मगर B.R. अम्बेडकर बिलोंग टू अ दलित फैमिली। दलित का मतलब होता है अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, जिसको जनरली लोअर कास्ट कहा जाता है। ये उस समय की बात है जब इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड हुआ करती थी। जब डॉक्टर अंबेडकर छोटे थे तो एक बार अपने पिता से मिलने के लिए वो एक रेलवे स्टेशन पहुंचे। पहले तो लोगों ने उनका काफी स्वागत किया, मगर जैसे B.R. अम्बेडकर जी ने अपनी कास्ट उन लोगों को रिवील की तो इमीडिएटली लोग उनसे नजर चुराने लगे। हालत इतनी बुरी हो गई कि उनको बैलगाड़ी लेनी थी, तो बैलगाड़ी के जो ड्राइवर थे वो भी उनको अपनी गाड़ी में नहीं उठाना चाह रहे थे, इसके बावजूद कि मिस्टर अंबेडकर ने ये बोला था कि वो उनसे दुगने पैसे ले ले। तो ये था कास्ट सिस्टम का प्रकोप एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बाद में जाकर जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इस तरह के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में एक गुनाह माना गया। लोअर कास्ट के लोगों को बहुत तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। उनको एक ही कुएं से पानी लेना मना था, मंदिरों में वे जा नहीं पाते थे और तरह तरह के उनको इकोनॉमिक और सोशल बॉयकॉट फेस करना पड़ता था। आज के तारीख में ये सभी चीजें इंडिया में पूरी तरह से इलीगल हो गई हैं। तो आज के ज़माने में अगर कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनटचेबिलिटी, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दलित वर्ड का यूज नहीं किया जाता है,
उसके जगह पे जो टर्म यूज किया जाता है दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट या फिर एससी। 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तो लोगों ने सिर्फ अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया था, साथ में सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से लोग आगे आए थे आस्किंग फॉर इक्वालिटी। जो दलित थे उनको मंदिर में एंट्री चाहिए थी, वुमेन्स को राइट टू एजुकेशन चाहिए था, और साथ में जो फार्मर्स थे और जितने भी ट्राइबल्स थे उनको आज़ादी चाहिए थी मनी लेंडर्स के चुंगल से। अल्टीमेटली 1947 में जब इंडिपेंडेंस हमको मिल गया और 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन था ये काफ़ी हद तक कम हो गया। मगर आज के ज़माने में भी ये डिस्क्रिमिनेशन कभी कभार हमको दिख जाता है विच इज़ कम्प्लीटली इलीगल। अगर हम किसी के प्रति प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइपिंग, डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी रखते हैं तो एक वक्त तक हमको लगता है कि हम अपने आप को उस इंसान से बेहतर साबित कर रहे हैं, मगर होता जस्ट उसका उल्टा है। जब हम किसी को अपने प्रेजुडिस या फिर इनइक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन या फिर स्टीरियोटाइप का शिकार बनाते हैं तो वो इंसान बहुत बुरी तरह से भुगतता है, उसको काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियल, सोशल और मेंटल इश्यूज होते हैं। तो हमको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी समझना चाहिए कि किसी दूसरे को नीचा दिखाकर कभी भी हम ऊंचा नहीं हो सकते। जैसे मैंने शुरू में बताया, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, जिनका कास्ट अलग है, जिनके लैंग्वेजेस अलग हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट उतना ही क्यों, ये दिखते भी अलग हैं। तो इस पूरे डाइवर्सिटी को एक साथ लेके हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि इसी डाइवर्सिटी में हमको यूनिटी मिलने वाला है। और साथ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमको इन सब डिस्क्रिमिनेशन, इन सब प्रेजुडिस, इनइक्वालिटी और स्टीरियोटाइपिंग से आज़ाद रहने का मशवरा दिया है, और साथ में रूल्स बनाए हैं कि हम इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को कभी भी फॉलो ना करें। तो चलिए चले आते हैं पेज नंबर 22 पर और कर लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कुछ एक्शंस दिए हुए हैं और ऑन द राइट हैंड साइड कुछ स्टीरियोटाइप्स दिए हुए हैं। तो आपको लेफ्ट और राइट ऐसे मैच करना है कि राइट में जो स्टीरियोटाइप्स दिए हैं उन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जो एक्शंस हो उनसे वो मैच होने चाहिए। तो पहला है, टू सर्जन्स वर सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड अ कॉल ऑन द मोबाइल फोन। सो इसके साथ क्या मैच कर सकते हैं, टू स्पीक टू हर डॉटर हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो दो डॉक्टर्स हैं इनमें से जिन्होंने फोन किया दैट पर्सन इज अ लेडी। तो एक औरत भी एक एस्टैब्लिश्ड सर्जन हो ही सकती है। अगला देखिए, द बॉय हु वॉन द ड्राइंग कंपटीशन वेंट टू द डायस ऑन अ व्हीलचेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज। किसने कह दिया कि अगर कोई इंसान प्रॉपरली चल नहीं पाता वो अच्छी ड्राइंग नहीं कर पाएगा? तो ऑब्वियसली ये जो स्टीरियोटाइप है ये भी टूटनी चाहिए। सी देखिए, वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड सफर्स फ्रॉम क्रोनिक एस्मा। एस्मा एक सांस की बीमारी है, तो बहुत लोगों का मानना है कि जिनको सांस की तकलीफ होती है एटलीस्ट वो स्पोर्ट्स में तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत है, ये एक स्टीरियोटाइप है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट एथलीट बेसिकली एक एस्मेटिक है। चौथा देखिए, शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड। बिल्कुल, किसने कह दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक लड़की एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकती? नंबर 2, किसने कह दिया कि अगर एक इंसान एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आता तो उसके सपने बड़े नहीं हो सकते? तो ये हो ही सकता है। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर? Imagine this situation and list at least 5 different effects that this stereotype can have on the way daughters get treated in their house. बहुत ही दुख की बात है, बट इट इज़ अ सैड रियलिटी। इंडिया में क्यों, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे डॉटर्स को घर की लाइबिलिटी, उनका बर्डन माना जाता है। इससे उस लड़की पर बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो चलिए उनमें से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स की बात कर लें।
फर्स्ट इम्पैक्ट इज ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ दैट गर्ल चाइल्ड। हर इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए, हर इंसान को लव चाहिए। वही चीज़ अगर उसको अपने घर वालों से ना मिले तो वो काफ़ी नेग्लेक्टेड फील करती है, और साथ में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसके मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट पर। नंबर 2 इज फिजिकल हेल्थ। उसके फिजिकल हेल्थ पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, साथ में एक टाइम के बाद वो भी अपने फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करती रहती है, जिससे उसको फ्यूचर में काफ़ी परेशानियां होती हैं। नंबर 3 इज एजुकेशन। लड़कियों को प्रॉपरली पढ़ाया नहीं जाता, काफ़ी दूर तक पढ़ाया नहीं जाता। कभी कभार तो इस तरह के फैमिलीज़ में इन लड़कियों को स्कूलिंग भी नहीं दी जाती, तो इससे उनका फ्यूचर पूरी तरह से डार्क हो जाता है। नंबर 4 इज दे आर आइदर ओवर प्रोटेक्टेड और अंडर प्रोटेक्टेड। तो जब भी किसी इंसान को ओवर प्रोटेक्शन मिलती है या जब भी किसी इंसान को अंडर प्रोटेक्शन मिलती है, दोनों केसेस में उसका जो मनोबल है, उसकी जो सेल्फ डिग्निटी है, वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होती है। एंड द फिफ्थ इम्पैक्ट इज, इन तरह के फैमिलीज में लड़कियों को बहुत ही कम एज में शादी करवा दी जाती है। तो कभी कभार हड़बड़ी में की गई शादी हो सकता है किसी गलत इंसान से कर दी गई हो, तो इसके लिए इन लड़कियों को पूरी जिंदगी कभी कभार भुगतनी पड़ती है। Come to question number 3. What does the Constitution say with regard to equality? Why do you think it is important for all people to be equal? So, our Constitution completely declares any type of discrimination, whether it is based on gender, caste, religion, creed, skin color, language, culture, or the region in which we live in, as unlawful. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्लियरली बोलता है कि एवरी इंडियन इज इक्वल, और ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर एक इंसान को जिसने इंडिया में बर्थ लिया, उसको इंडिया के हर एक रिसोर्सेस पे, हर एक सुविधाओं पे प्रॉपर अधिकार है, सेम अधिकार है। किसी को भी ज़्यादा नहीं, किसी को भी कम नहीं। तो इससे क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से प्रॉपर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को किसी भी वजह से किसी भी समय अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, तो वे पिछड़े हो जाते हैं। इस तरह के पिछड़े लोगों को भी इक्वल दर्जा मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंश्योर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक एक्टिविटी है जो आपको खुद से करनी है अपने क्लास में, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि कभी कभार हम खुद डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हो जाते हैं, मगर जब हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है, हमको पता चल जाता है, मगर हम उस वक्त कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है कि वो सिचुएशन ऐसा है या वो टाइम ऐसा है जहाँ पे हमारा बोलना कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? तो देखिए, इस तरह के सिचुएशन को अगर आप हैंडल करना चाहते हो तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमको इक्वालिटी का राइट देता है, तो हमको उस राइट को यूज करना है। और हमको चूंकि सभी सुविधाएं इक्वली दी गई हैं बाकी लोगों की तरह, उन सुविधाओं का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके अपने आप को सोसाइटी में, अपने आप को अपने घर में, अपने सोशल लाइफ में एक ऐसे जगह पे रखना है कि जहां पे कोई भी इंसान आप पे कोई भी टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचे। तो ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख हमको देती है कि बहुत आसान है किसी दूसरे को इंसल्ट करना, मगर बहुत मुश्किल है खुद इंसल्ट सहना। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अगेन वी आर कमिंग बैक विद द वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3। टिल देन कीप लर्निंग।